अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू क्वेश्चंस। चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी लास्ट में आखिर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले एमसीक्यूज़ हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ टर्म्स हैं। हम वन बाय वन जो है इन सब को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मल्टीपल चॉइस मींस के एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। करेक्ट सीक्वेंस, ठीक सीक्वेंस जो है वो बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा है। इनमें हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है, बताना है। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ और थ्योरी। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस तक ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है गलत हो गया क्योंकि थ्योरी जो है वो पहले आती है और लॉ जो है वो बाद में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो नहीं है। देन सेकंड है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे हाइपोथेसिस को पहले लिखा गया है और ऑब्जर्वेशंस को बाद में। हालांकि ऑब्जर्वेशन जो है वो पहले आता है और हाइपोथेसिस जो है वो बाद में आती है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। हमारे पास सी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा जो हमें ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस आती हैं, फिर हम लोग हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम लोग डिडक्शन करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। यहाँ पे नीचे कुछ खसूसियात दी गई हैं हाइपोथेसिस की, उसमें से एक जो है वो आपने बताना है कि जो नहीं हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स है। पहला है मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डाटा, कि जो भी आप हाइपोथेसिस निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है मींस के जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उनसे क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो ये तो हमारे पास ठीक बताया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है नहीं है। उसके बाद ठीक है मस्ट बी टेस्टेबल, ये भी हाइपोथेसिस की एक खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स है, तो हम ये भी नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। उसके बाद थर्ड है मस्ट बी करेक्ट, ठीक है, उसको ज़रूर ठीक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ठीक दिया गया है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सही साबित हो। हाइपोथेसिस जो है वो 50% चांसेस होते हैं कि ठीक साबित हो और 50% चांसेस होते हैं कि वो गलत भी साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास सी। थर्ड हमारे पास एमसीक्यू है, एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें जो बायोलॉजिस्ट जो है वो रीजनिंग जो है वो करता है। फर्स्ट है वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस लेते वक्त। सेकंड है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, हाइपोथेसिस बनाते वक्त। थर्ड है हमारे पास सी है ड्यूरिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज करते वक्त, तरतीब देते वक्त। एंड डी है नन ऑफ द अबव, के उनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका सही जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं। फोर्थ हमारे पास एमसीक्यू है, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। बीइंग टेस्टेबल मींस दैट एक हाइपोथेसिस जो है उसको साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, उस पर जो है हम लोग टेस्ट कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें। बीइंग टेस्टेबल मींस क्या है, ठीक है, टेस्टेबल का भी यहाँ पे वो पूछ रहे हैं मतलब क्या है।
पहला है सम ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव डेट हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, उसमें से क्या होगा, टेस्ट करने से कुछ हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित हो जाएंगी और कुछ जो है वो गलत साबित हो जाएंगी। बी है ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो है वही सिर्फ बता सकता है कि हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है या नहीं है। सी है द हाइपोथेसिस इज प्रूवन रॉन्ग, हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, टेस्ट करने से गलत साबित हो जाएगी। फोर्थ है द ऑपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन रॉन्ग, हाइपोथेसिस जो है ऑपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस क्या उसको टेस्ट किया जाएगा और वो भी क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जर्वेशंस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक ही साबित हों, बल्कि उनमें से कुछ गलत भी साबित हो सकती हैं, इनकरेक्ट भी साबित हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट रिक्वायर्ड सोडियम। ठीक है, इनमें से कौन सा एमसीक्यू जो है वो ठीक है कि एक हाइपोथेसिस आप लोगों ने बनानी है कि जो बीन प्लांट है उसको सोडियम जो है वो रिक्वायर है, ज़रूरी है या फिर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मैयर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स, कुछ जो बीन्स के प्लांट हैं उनके अंदर सोडियम को मैयर कर लिया जाए, नाप लिया जाए। बी है ग्रो बीन प्लांट विद एंड विदाउट सोडियम, जो बीन प्लांट्स हैं उनको सोडियम के साथ भी और विदाउट सोडियम, सोडियम के बगैर भी क्या किया जाए, ग्रो करवाया जाए, उगाया जाए। सी ऑप्शन है लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यूज़, सोडियम को हम लोग क्या देखें, लीफ के जो पत्तों के टिश्यूज़ हैं उनमें जो है वो सर्च किया जाए, तलाश किया जाए। एंड डी है एनालाइज रूट कंटेंट्स फॉर सोडियम। ठीक है, रूट कंटेंट्स जो रूट्स में है, जो जड़ें होती हैं उनके अंदर क्या किया जाए, सोडियम को देखा जाए, एनालाइज किया जाए, उनका तज्जिया किया जाए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। जब आप बीन प्लांट को सोडियम के बगैर भी और सोडियम के साथ भी दोनों तरीक़ों से उगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोडियम जो है वो ज़रूरी है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, आ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग्स सो द गार्डनर रेन अवे। ठीक है, अब एक गार्डनर जो है, एक जो बाग की रखवाली करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, सांप नज़र आया। अब सांप को देखते ही वो क्या है, वो भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है, ये देखा हुआ है कि जब सांप किसी को काटता है तो उससे जो है मौत वाक़ होने का क्या होता है, खदशा होता है। द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गार्डनर ने किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा है, यूज्ड रीजनिंग, उसने रीजनिंग की है, यूज्ड ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्वेशंस की हैं, कंस्ट्रक्टेड अ थ्योरी, उसने एक थ्योरी बनाई है, या फिर टेस्टेड अ हाइपोथेसिस, उसने क्या किया, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूज्ड ऑब्जर्वेशन, उसने क्या किया हुआ है, मुशाहिदा किया हुआ है, उसने कहीं से सुना हुआ है या उसने देखा हुआ है कि जब सांप जो है वो किसी को काटता है, डसता है, तो उसके बाद इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी है करेक्ट ऑप्शन, यूज्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 7 एमसीक्यू, अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, एक साइंटिफिक जो थ्योरी होती है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस, वो एग्री करता है किससे, अवेलेबल एविडेंस, जो कि उनको सबूत दिए जाते हैं। इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्टेड नहीं हो सकती। इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, उसको बिल्कुल ठीक साबित किया जाता है। एंड इट डज़ नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, और उनको चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता नए सबूतों के मद्देनज़र रख कर। तो इसका आंसर जो है वो है ए, इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस। तो साइंटिफिक थ्योरी की क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो जितने भी हमारे पास एविडेंस होते हैं वो क्या करती है, थ्योरी उस सब के साथ क्या करती है, रिलेट करती है, एक ताल्लुक होता है उसका। नेक्स्ट हमारे पास है 8, एक्सपेरिमेंट इज़ ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, गिव्स द बायोलॉजिकल करेक्ट रिजल्ट, ये क्या करता है, करेक्ट रिजल्ट देता है। ऑलवेज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो है इसके अंदर ये क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है हाइपोथेसिस को। इंश्योर दैट हाइपोथेसिस कैन बी कंफर्म्ड विथ सर्टेनली, हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म जो है बिल्कुल ठीक साबित हो जाती हैं। गिव्स साइंटिस्ट अ चांस टू वर्किंग इन द लेबॉर्ट्री, ये क्या करता है, साइंटिस्ट को एक चांस देता है किसी चीज़ का लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, गिव्स द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है कि बार बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक साबित होता है, ठीक निकल सकता है।
लास्ट MCQ हमारे पास जो है ये 9, इसको पढ़ लेते हैं। यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो। स्टूडेंट लर्न मोर इफ़ दे ड्रिंक टी बिफोर सिटिंग। अभी क्या हाइपोथेसिस है कि जो स्टूडेंट जो है वो चाय पीते हैं पढ़ने से पहले। योर 20 experimental students drink tea before study. You test their learning by giving questions. Your 20 students of the control group should have all experimental conditions identical to the experiment group except that। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि अगर हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट चाय पी के स्टडी करते हैं तो क्या वो जल्दी सीख पाते हैं या उनको जल्दी याद हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। दे शुड टेक टी विद मोर मिल्क एंड शुगर, वो जो चाय पीते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, ज़्यादा दूध डालते हैं और चीनी ज़्यादा डालते हैं। दे शुड टेक टी बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग स्टडी, वो क्या करते हैं कि वो ज़रूर लेते हैं, क्या लेनी चाहिए उनको, क्या लेनी चाहिए, ड्यूरिंग स्टडी टी लेनी चाहिए। ये एक हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। सी ऑप्शन है दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, उन्हें स्टडी से पहले क्या करना चाहिए, जो चाय है वो नहीं लेनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। आफ्टर टेकिंग टी दे शुड नॉट सिट फॉर द स्टडी, चाय पीने के बाद उन्हें क्या है, स्टडी के लिए नहीं बैठना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, उन्हें स्टडी करने से पहले क्या करना चाहिए, चाय जो है वो नहीं पीनी चाहिए। हमारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ तक MCQ जो है वो एंड हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को क्या करना, अंडरस्टैंड करना, उनको समझना। पहला जो हमारे पास है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मलेरिया की हम लोगों ने स्टडी की थी उसके अंदर कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज़ हुआ था, वो हम लोगों ने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ टेस्ट शोज डैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, what hypothesis would you formulate to answer this problem। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने 100 हेल्दी पर्सनस लिए थे और हेल्दी जो है वो मलेरियल पेशेंट्स लिए थे और उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम चेक किया था कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है या नहीं। ये वो वाला एक्सपेरिमेंट जो है आप लोगों ने बताना है। हम अभी इसको आगे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड्स में जो रेशो है और प्रोपोर्शन है वो किस तरह जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, हाउ कैसे यूज़ करते हैं। जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कैसे है, ये हम लोगों ने बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्या था कि आप लोगों ने स्टेप्स देखने हैं मलेरिया की स्टडी के, ये हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये टोटली ये जो चैप्टर है हम लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ अब ये आंसर्स के बारे में बताना है कि आप लोग जो है इन आंसर्स को कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इसकी कुछ हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री क्या है इसकी कि मलेरिया जो है तकरीबन जो है पाकिस्तान में भी और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी, रीजन्स में पाया जाता था। हिस्ट्री में हम लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान में और बहुत सारे और भी कंट्रीज़ में जो मलेरिया जो है वो एक डिज़ीज़ जो है वो पाई जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ से पहले जो हेडिंग देनी है वो किस चीज़ की देनी है, डिस्कवरी ऑफ मलेरिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे डिस्कवरी ऑफ मलेरिया इससे पहले। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग बता देंगे कि मलेरिया को कैसे डिस्कवर किया गया, कि उसके अंदर माला और एरिया इन दो लफ्ज़ से मलेरिया निकला था और ये माना जाता था कि मलेरिया जो है वो जो वहाँ पे मार्शी एरियाज़ में पानी खड़ा है उनके अंदर जहर पैदा हो गया है, पॉइज़न पैदा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ की हवा जो है वो जहरीली हो गई है और उस जहरीली हवा में जो भी सांस ले रहा है उसको क्या हो रहा है, मलेरिया हो गया है। ये डिस्कवरी थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है वो कब डिस्कवर्ड हुआ था, 17th सेंचुरी में हुआ था। यह आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है इसके अंदर। फिर आपने बताना है कि क्वीना के बारे में हेडिंग देनी है। क्वीना क्या है, कि क्वीना एक बार्क थी एक ट्री की जो कि अमेरिका में पाया जाता था और वो क्या थी, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के तौर पर यूज़ होती थी, किस चीज़ के, मलेरिया के इलाज के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा हिंट जो है हेडिंग दे के किनकोना की देनी है कि किनकोना क्या था, कि किनकोना जो है क्वीना से मिलता जुलता एक दरख्त था। ठीक है, और वो भी किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ था, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हुआ था। देन हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है
यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, कि मलेरिया का क्या कॉज था, क्या वजह बनी थी। तो ये बताया गया था कि मलेरिया जो है एक स्मॉल लिविंग क्रिएचर है जो कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में पाई जा रही है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जिसको नाम क्या दिया गया था, प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया था। इसके अंदर आप लोगों ने सारा प्लाज्मोडियम का बताना है कि किस तरह जो है पता चला कि हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। देन उसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी ऑब्जर्वेशंस की, कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कुछ रिलेशन है। क्विनीन जो है वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। फिर क्या था कि मार्शी वाटर पीने से मलेरिया जो है वो नहीं हो रहा, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट वाली प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो है वो पाया जाता है। यहाँ तक ऑब्जर्वेशन थी। देन हमारे पास जो है हेडिंग आ जाएगी हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस के आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है और बता देना है कि हाइपोथेसिस क्या बनाई थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या था, एक मलेरिया का कॉज था। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डिडक्शन की। डिडक्शंस में आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, जैसे कि आपको बताया था इफ़ और देन, ठीक है, 2 वर्ड्स यूज़ करके आप लोगों ने स्टेटमेंट बनानी है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिडक्शन है। डिडक्शन के बारे में आप लोग कुछ बताओगे, देन आप बताओगे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अब आप लोग नया जो न्यू बायोलॉजिकल स्टेप है जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेरिमेंट्स। आप लोगों ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा कैसे किया, तो कैसे किया था, 100 मलेरियल पेशेंट लिए थे, 100 हेल्दी पेशेंट लिए थे, और फिर उनका ब्लड चेक किया गया था कि क्या उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हमारा क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट पार्ट ये था कि प्लाज्मोडियम जो है, ये तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है। फिर हम लोगों ने ये पता चलाना था कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक ह्यूमन के ब्लड में एंटर कैसे होता है, ठीक है। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, एक इंसान के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो किस तरह एंटर होता है। यहाँ पे इसकी 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी गई थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई ना कोई लिंक है, ताल्लुक़ है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मार्शी एरिया का वाटर पीने से क्या है, मलेरिया जो है वो कॉज नहीं हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने एक जो फिजिशियन आए थे AFA किंग, ठीक है, उनके बारे में बता देना है कि उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, और उन 20 ऑब्जर्वेशंस में जो 3 मेन ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके जो घरों के अंदर सोते हैं, और जो लोग जो है वो नेट्स में जालियों में सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है, और जो जालियों के बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है, और जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया जो है बहुत कम होता है। तो ये हम उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस आपको बताई हुई हैं। फिर उन्होंने हाइपोथेसिस एक बताई है। अब इसकी हाइपोथेसिस क्या है कि अगर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जो है उसको मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हर मलेरियल पेशेंट जो है उसको किसने काटा होगा, एक मच्छर ने काटा होगा, और उससे क्या हो गया, उसको मलेरिया हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, कुछ डिडक्शंस दी गई हैं। प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए अगर मच्छर से फैल रहा है, मलेरिया जो है वो फैल रहा है। आ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि एक जो आम इंसान है उसी में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो सकता है, बल्कि एक मलेरियल पेशेंट जो है जिसको मलेरिया है और उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, उससे भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, किसके अंदर, एक मॉस्किटो के अंदर। उसके बाद आपने क्या डिडक्शंस बतानी है, किसके रोनाल्ड रोज जो एक फिजिशियन आए थे ब्रिटिश आर्मी के, ठीक है, उनके बारे में बता देना है। उन्होंने क्या किया था कि पूरा एक्सपेरिमेंट करवाया था, पहले स्पैरो पे करवाया था, फिर उन्होंने ह्यूमंस पे करवाया था। आपने ये सारा जो है इसके अंदर पढ़ना है, या आपने इसको, आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ही एक स्टोरी की तरह याद हो जाएगा, और लिखने में जो है आप इसको आसानी रहेगी। अगर इसको रट्टा मारेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगी। आपने इसको रट्टा नहीं मारना, बल्कि इसको एक स्टोरी की तरह समझना है, और इसको पॉइंट वाइज जो है आप लोगों ने पॉइंट बना लेने हैं और उसको याद कर लेना है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, सबसे पहले स्पैरो के साथ करवाया गया था, फिर किस पे करवाया गया था, मैन के साथ करवाया गया था, और फिर ये बता दिया गया था कि एक रिज़ल्ट निकाल लिया गया था, एक कंक्लूजन निकाल लिया गया था। क्या कंक्लूजन था कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से ही फैलता है, और मॉस्किटो के गट के अंदर, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई होता है और बढ़ता रहता है, ठीक है, और फिर उसके मुंह में आता है, सलाइवा में आता है, और फिर जब वो किसी ह्यूमन को या किसी मैन को बाइट करता है तो वो सलाइवा उसके मुंह से उस इंसान के अंदर चला जाता है, और उसे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या था, हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू था हमारे पास, इफ़ अ टेस्ट शोज दैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, व्हाट हाइपोथेसिस वुड यू फॉर्मुलेट टू आंसर दिस प्रॉब्लम। अगर एक टेस्ट किया गया और देखा गया है कि प्लाज्मोडियम जो है वो कुछ लोगों के अंदर मौजूद है, कुछ के इंसान के ब्लड के अंदर मौजूद है, लेकिन उनको अभी तक मलेरिया नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर वो पूछ रहे हैं। इसका आंसर जो है ये रहा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट पढ़ा था पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जब रिज़ल्ट किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम तो मौजूद था, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था। वो इन्हें इस वजह से मलेरिया नहीं हुआ था क्योंकि उनके जो प्लाज्मोडियम था वो उनकी बॉडी में इंक्यूबेशन पीरियड में था, मतलब अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ था, ट्रांसमिट हुआ था, अभी उसने आपको मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लाज्मोडियम ने अपनी तादाद को नहीं बढ़ाया। जब वो अपनी तादाद को बढ़ा लेगा उसके बाद क्या करेगा, वो अटैक करेगा। वो तब तक इंक्यूबेशन पीरियड में था, मतलब कि वो अपनी आबादी जो है, अपनी जो तादाद है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर बढ़ा रहा था। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज, इसके आगे नीचे लिख रहे हैं ऑफ मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया यहाँ से जो है हम लोगों को पता चल गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में रेशो और प्रोपोर्शन का क्या काम है, ठीक है। तो रेशो और प्रोपोर्शन का क्या काम है, डाटा एनालिसिस वाले टॉपिक पे आ जाएं। इसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि रेशो और प्रोपोर्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। रेशो से कैसे निकाल सकते हैं, एग्जांपल दी गई है कि अगर 50 मलेरियल पेशेंट है और 150 नॉर्मल पर्सन है, तो हम उनकी रेशो निकाल सकते हैं। उनको या तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हम लोग रेशो में डिवाइड भी कर सकते हैं। और रेशो को एक्सप्रेस किसे करते हैं, 2 डॉट होते हैं ऊपर नीचे, उनको कॉलन भी बोलते हैं, वो जो है रेशो का साइन होता है। अगर 50 जो है वो मलेरियल पेशेंट है और 150 नॉर्मल पर्सन है, तो इनकी रेशो निकालेंगे, तो इनकी रेशो आएगी 1/3, ठीक है। 0 0 से कट हो जाएगा, 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3। प्रोपोर्शन क्या होता है कि दो आपस में रेशियोज़ को क्या करते हैं, इक्वालिटी के साइन से जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। इसके अंदर टोटल 4 वैल्यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हम चौथे की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे निकाल लिया x = 70, ये जो है हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शन का काम है। इसके अंदर आपने रेशियो की डिफ़ाइन याद करनी है, उसकी एग्जांपल, एंड प्रोपोर्शन की डिफ़ाइन और साथ में उसकी एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि मैथमेटिक्स जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस में कैसे काम करती है। तो इसका लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, आपने बताना है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आ जाते हैं, जीन फाइंडिंग आ जाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रोटीन्स के आपस में इंट्रैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे किस चीज़ के लिए होता है, ये सारा कुछ किस में है, बायो में है, ठीक है। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है। हमें मैथमेटिक्स को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। नीचे लास्ट में आपने फिर हेडिंग देनी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की आपने हेडिंग दे के उसकी डिफाइन लिख देनी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायो इन्फॉर्मेटिक क्या है, उसके अंदर कंप्यूटेशनल टेक्निक और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आती हैं जो कि बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए, उसका तज्जिया करने के लिए जो है ज़रूरी होती हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप लोगों को बता दिए गए हैं, 1 बाय 1 MCQ के आंसर भी बता दिए हैं। आगे जो है हमारी कुछ टर्म्स रह गई हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।